तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है बच्चों, उसमें 3-4 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सबसे पहला टॉपिक यहां पे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रूल ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मान लीजिए डीएल लेंथ का है। कितनी लेंथ का? डीएल लेंथ का। और इसमें से आई अमाउंट का करंट पास कर रहा है। तो आर डिस्टेंस की दूरी पे, जो कि इससे थीटा एंगल बनाए हुए है, किससे? डीएल एलिमेंट से थीटा एंगल बनाए हुए है। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑफ कोर्स छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। तो जो बी का मैग्नीट्यूड होगा यानी छोटा बी होगा, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, जो इसमें से करंट पास कर रहा है, डीएल जो कि छोटा सा एलिमेंट है, IDL sin theta which is angle between them divided by r square. So dB equals to mu naught upon में 4 pi IDL sin theta upon में r square. यहां पे जो mu naught upon में 4 pi है, इसकी जो वैल्यू है mu naught upon में 4 pi की, वो वैल्यू है 10 की पावर -7। गाइस याद रखनी कांस्टेंट सबकी वैल्यू, और इसकी यूनिट बनती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट है। सही है क्या? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, जिसके अंदर जो म्यू नॉट है सबको पता है वो परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस है। अभी हमारे इस करंट कैरिंग एलिमेंट के चारों तरफ एयर ही है, तो यहां पे इसलिए एयर की परमिएबिलिटी है। अगर कोई और मीडियम आ जाए तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी आ जाएगी। तो छोटे से इत्तू से छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। हमने कहा इसका फायदा क्या है? तो फायदा यह था कि आप किसी भी प्रकार की शेप के एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे इमेजिन करो कि आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक करंट लूप है। लूप बोले तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मान लीजिए रेडियस अगर r है, और छोटा सा एलिमेंट हमने बोल दिया यहां पे कितना है, dl है, और मान लीजिए इसमें कितना करंट पास कर रहा है, I करंट पास कर रहा है। तो अगर मुझे बोला जाए कि बताओ सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन में r स्क्वायर। सर ये क्या किया आपने? देखो हमें कहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जो डीएल एलिमेंट है, जो छोटा सा एलिमेंट होता है बच्चों, वो टेंजेंशियल एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? तो वो टेंजेंट है बेबी, ऐसे, ठीक है, टेंजेंट है ऐसे। और टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं? यानी ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये क्या है? ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। और एक किसके अकॉर्डिंगली आया है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों ये आ गया, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन में r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू गाइस 1 होती है, सर 1 हो गई, साइन 90 1 हो गया, dB का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आया। मुझे तो पूरी रिंग, लूप का मतलब रिंग भी तो हो सकता है तो मुझे पूरी रिंग या पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं इसे क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं। तो यहां पे क्या लिख दूं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया बच्चों, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन में r स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I r स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट्स, कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कहां से कहां शुरू करोगे। चलो आपने यहां से इंटीग्रेशन करना शुरू किया, तो
तो आपने इस एलिमेंट की वजह से, यहां भी छोटा सा एलिमेंट बनेगा उसकी वजह से, फिर यहाँ एक एलिमेंट बनेगा उसकी वजह से, इन सब की वजह से, छोटा 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 एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो आप 0 से लेके पूरा घूमकर कितना आ गए 2 पाई आर पे। तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो 0 से लेके 2 पाई आर के लिए आ जाएगा। तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और यह निकल कर आएगा 2 पाई आर, 2 पाई से 2 आ जाएगा, आर से 11 आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट होता था ये, इसकी हेल्प से हमने एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला जिसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये एक सिंगल लूप था बेटा, सिंगल लूप का मतलब एक ही चल रहा था, हो सकता है ऐसे कि n नंबर ऑफ लूप्स हो, तो अगर मैं n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b डैश हमने बोल दिया कितना हो गया n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। सही है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केस भी पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। स्पेशल केस में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है ना, मान लीजिए क्या है, एक आर्क है, आर्क ऑफ एंगल थीटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आर्क ऑफ एंगल थीटा यहाँ पे है, एक आर्क है, उस आर्क का एंगल थीटा है, यानी कि ये जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि साहब ये आर्क है और इसने कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, यहाँ पे इसने थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, वेयर आर इज सेड टू बी द रेडियस ऑफ दैट आर्क मल्टीप्लाई बाय थीटा इन रेडियंस। किस में आएगा, रेडियन में। इमेजिन करो कि हमारे पास जो आर्क है उसने 180 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। 180 डिग्री का एंगल मतलब क्या हुआ, वो सेमी सर्कुलर लूप हो गया। इमेजिन करो ना अगर ये एंगल 180 का है, ऐसे है बेटा, बोलो तो एंगल कितना है ये 180 का। इस केस में यहां फॉर्मूला कितना बन जाएगा, यह जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। ये किसके लिए है बेटा, सेमी सर्कुलर आर्क। किसके लिए है बेटा, सेमी सर्कुलर आर्क। सही है क्या, सेमी सर्कुलर आर्क, सही है। अगला मान लीजिए है ऐसा कोई आर्क, ये मान लीजिए इस तरीके से है, ये बोली जाती है क्वाड्रेटिक आर्क। कौन सी आर्क, तो अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक आर्क है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4, एक मिनट सॉरी, पाई बाय 2 आएगा यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब आपके पास कोई भी आर्क हो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो हमने ये जो पढ़ी है बच्चों, टेक्निकली दिस इज दी फर्स्ट एप्लीकेशन। ये क्या है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन है ये, बायोट-सावर्ट लॉ की, बायोट-सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। सही है क्या। हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कोई वेरिएशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो यहां पे हम लोगों को ना एक सीटीएम याद करना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में जो है टाइम नहीं रहता और कई बार ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू की फॉर्म में बनाया जा सकता है। मैंने ब्लैक बुक में भी इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाया हुआ है और आपके बुक में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन इसका बना हुआ है। मेरे ख्याल से जैसे मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर आपने पढ़ाया है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। हमने सर्कुलर वायर को ऐसे खोल दिया, सही है। तो मेरा जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, दैट बिकम्स द लेंथ ऑफ द वायर। बोलो हाँ या ना, ऐसे खोल दिया। और अब उससे खुली हुई वायर को हमने थोड़े से छोटे लूप में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो एक की जगह 2 लूप बना दे। हम थोड़ा सा और छोटा कर दिया वायर को, लूप को, ताकि वो एक की जगह 3 लूप बना दे। मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा से सुन लो। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r एंड वी आर अज्यूमिंग द रेडियस टू बी r एंड करंट टू बी i। मैं कह रहा हूं मैंने वायर को मैंने खोल दिया, खोला जैसे ही मैंने, वो हमारी जो है सरकमफ्रेंस जो है वो लेंथ बन गई। अब उसी को मैंने लेके इसको छोटे 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 लूप्स में बना दिया, यानी सेम लेंथ है बेटा, लेकिन इस बार रेडियस कितना हो गया, r डैश हो गया। बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ऑफ कोर्स, थोड़ा छोटा रेडियस हो गया। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स थे बच्चों एक
यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स थे 1 और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स में दिखा रहा हूं मान लीजिए n। तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड B डैश है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम। अगर आप 2 टर्न्स करवा देते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 गुना हो जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू के। सर ये कैसे आया? ये अभी आपको याद करना है। वैसे तो आप जनरल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे कर सकते हो कि आपका जो लूप था उसको वायर में कन्वर्ट कर देना और फिर उसका रेडियस निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देना। आपका आंसर कितना आ जाएगा? n स्क्वायर आएगा। कुछ बच्चों को लगा था n तो नहीं आएगा आंसर इसका, नहीं n नहीं आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा। अगर आपके लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला था और आपने क्या किया, आपने उस सिंगल लूप को कन्वर्ट कर दिया 2 लूप्स में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 8 टेस्ला हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 2 मल्टीप्लाई यानी कि 4 टेस्ला। बात समझ में आ रही है क्या? इट इज ऑलवेज n स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। इज द सेकंड एप्लीकेशन, second application of Biot-Savart law. So is a magnetic field due to loop on the axis of the loop, on the axis of a loop. मान लीजिए कि मेरे पास मान लीजिए मेरे पास एक लूप है और ये लूप ऐसे रखा हुआ है। ध्यान रखना जब भी ऐसा इलिप्टिकल लूप जैसा आपको दिखाई देना बच्चों, ऐसा ऐसे, एक तो होता गोल ऐसे बनाया हुआ है यानी कि वो प्लेन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अगर इलिप्टिकल रखा है तो प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। याद रहेगा क्या? ये मुझे मिल सकता है क्या? अबे हाथ वाला ये, हाँ थैंक यू। तो ये लूप ऐसे रखा हुआ है, देख रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है। एंड ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट साइड इज आउटसाइड, लेफ्ट साइड इज। यहां से मान लीजिए इसका सेंटर से मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल x, और यहां से लेके यहां तक मेरा रेडियस है मान लीजिए कितना r। हमने बोला इसमें से हमारा करंट कितना पास कर रहा है? I। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। अच्छा, व्हेन x becomes 0, व्हेन x becomes 0, x की वैल्यू कितनी होगी? 0। आई एम एट दी तो हम वो जो पहली डेरिवेशन हमने प्रूव किया ना वो यहां से भी रीप्रूव कर सकते हैं। सही है क्या? तो मान लीजिए मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया बच्चों, मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे ले लिया। दिस छोटा सा एलिमेंट इज, लेट्स सपोज दिस इज एलिमेंट dl। यहां पे जो छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने वो एलिमेंट ले लिया मैंने dl। इस dl एलिमेंट से मेरा ये जो पॉइंट है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कितनी दूर है? तो वो है बेटा r² प्लस x² डिस्टेंस दूर। ये सबको ऑनलाइन नजर आ रहा है क्योंकि मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, क्योंकि डायग्राम्स ऐसे हैं, मैं बड़ा नहीं लिख पाऊंगा इससे। अबे तू है कौन? इसने तो अपना नाम ही बदल दिया। बाहर माँ बाप पूछ लेकर ये क्या कर दिया आपने। थैंक यू फॉर द लव बेटा, लव फ्रॉम नेपाल। गाइस पे अटेंशन, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, डीएल की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, वो कितना होगा? वो होगा म्यू नॉट आई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। सही है क्या? ये फॉर्मूला होगा। बाबू ये वापस मंगलसूत्र दे दो अपना एक बार। वेरी गुड, थैंक यू। तो भी क्या है बच्चों कि लो पेन भी दे दो, सब लूट लेंगे तुम्हारा। तो ये हमारे पास लूप है बेटा जिसके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट डीएल है ना वो ये ऐसे है, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा पेन नहीं बना हुआ ये ऐसे डीएल बाहर ऐसे है, ठीक है। और ये जो आर है वो ये वाला दिख रहा है क्या? आर, ये वाला, आई एम सॉरी आर नहीं, √r² प्लस x²। मैं इसको ना स्मॉल r लिख लेता हूँ, थोड़ा मैथ्स लिखने में आराम से रहेगा। तो ये जो हमारा रिंग है, रिंग के ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल है हमारा, ठीक है। डीएल टेंजेंट होता है, बट डीएल इज व्हाट? छोटा सा एलिमेंट ऑलवेज टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो उसका टेंजेंट ऐसा आएगा ना, टेंजेंट।
तो डीएल तो इधर हो गया, और ये हमारा स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर ये। तो इनके बीच में एंगल अगर आप देखोगे तो एंगल कितना होगा 90। सही, तो मैं इसके बीच का एंगल लिख लेता हूं 90। तो ये एंगल नहीं है एक्चुअली, ये एंगल है, ये जो बाहर निकल रहा है वेक्टर दिख रहा है क्या बेटा, ये जो बाहर निकल रहा है और इनके बीच में, तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, तो सीधा 90 लिख देता हूं। साइन 90 कितना होता है, खत्म हो गया। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। सही है, ये जो आर है इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये तो वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो ये बड़ा जानना जरूरी है बच्चों कि वो इस लाइन पे ऐसे नहीं बनेगी, यानी कि इसी आर की एक्सिस पे नहीं बनेगी। वो कहां बनेगी, वो बनेगी बच्चों इसके प्लेन के ऐसे बाहर। सही, कहां पे बनेगी, प्लेन के बाहर बनेगी। अच्छा थोड़ी चीजें मैं याद करने के लिए बोलूंगा, टाइम कम होता है यहाँ पे। ये जो है ये बाहर वाला वेक्टर, अब मैं दिखा तो नहीं सकता बट समझो कि ये वाला बाहर वाला वेक्टर ये है। अब ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। मैं आपको रीजन बताता हूं। मान लो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में हमने 2 रेडियस मार्क कर लिए बेटा, एक मार्क कर लिया R1, एक मार्क कर लिया R2, और ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो इसका नाम होगा टेंजेंट 1, इसका नाम होगा टेंजेंट 2, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अगर 2 रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो उनके टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ये क्या नियम है, ये नियम ऐसा है कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो उन पे ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, इसलिए अगर रेडियस वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो उनके टेंजेंट के बीच में एंगल भी थीटा ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ाया है बच्चों, बायोट-सैवर्ट की हम लोग यहां पे एक वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म। तो बायोट-सैवर्ट का जो वेक्टर फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक्सप्रेशन कैसे आया होगा। ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन में आर स्क्वायर था, आपने यहां पे आर कैप से मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे ही आपने आर कैप लिखा होगा, आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन में आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन में आर मैग्नीट्यूड। सर समझ में नहीं आ रहा यार, आर कैप का मतलब क्या होगा, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा। तो नीचे बन गया होगा क्यूब और ऊपर बन गया होगा वेक्टर। अब आई तो वेक्टर हमारा है नहीं, तो डीएल और आर को हमने क्रॉस में लिख दिया, नीचे कितना आ गया, आर क्यूब आ गया। यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। एंड इन दिस एक्सप्रेशन यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों, यहां पे हो रहा है सर क्रॉस प्रोडक्ट, और ये है हमारा डीएल। और ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो अपने दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी जो डीबी है बच्चों वो किसके परपेंडिकुलर होगा, डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। समझ में आ रहा है क्या, डीबी परपेंडिकुलर होगा बिकॉज जो डीबी होता है विच इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीबी एंड डीएल एंड आर। तो अगर ऐसा है तो सर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किसके से परपेंडिकुलर होगा, वो डीएल के परपेंडिकुलर होगा और वो आर के परपेंडिकुलर होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में जो यहां पे बना हुआ है, इस डायग्राम में जो यहां पे बना हुआ है, इसमें मैंने इसको बोल दिया कि साहब ये डीबी है, ये हमारा क्या है, डीबी है। अच्छा ये वाई एक्सिस है बच्चों, है ना, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा ये जो डीबी वाली एक्सिस है, डीबी वाली ये एक्सिस, ये वाली डीबी, ये वाली, क्या ये इस आर के परपेंडिकुलर होगी? हाँ, अभी हमने पढ़ा है कि जो डीबी होता है वो क्या होता है, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। आर क्या है, वो पोजीशन जिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। आर क्या था, वो पोजीशन जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो डीबी है, ये डीबी इस आर के परपेंडिकुलर होगा। हाँ या ना भैया, ये वाई और एक्स परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, हाँ सर होगा। क्या ये डीबी इस आर के परपेंडिकुलर होगा, क्या डीबी आर के परपेंडिकुलर होगा? हाँ सर, हमने पढ़ लिया। मैं लिख देता हूं कि डीबी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू, डीबी इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू आर। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। एक्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब इन दो के बीच में एंगल, जब एक्स और आर के बीच में, जब एक्स और आर के बीच में, जैसे वाई परपेंडिकुलर टू एक्स ले ली, जब एक्स और आर के बीच में एंगल थीटा है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा भाई? ये मान लीजिए 2 रेडियस है, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, सही है क्या? दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल लाइक दिस फॉर एग्जांपल। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच में एंगल भी तो कितना होगा, बिकॉज ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये किसका परपेंडिकुलर, इसका, और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया।
नहीं समझ में आ रहा सर। दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है x, इसका परपेंडिकुलर y हो गया, यह है r, इसका परपेंडिकुलर dr हो गया, db हो गया। तो अगर db इसका परपेंडिकुलर है और y जो है इसका परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल थीटा, तो इनके बीच में एंगल कितना थीटा होगा। यहां फाई है तो यहां भी क्या होगा। नहीं समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया उसे याद कर ले, सिंपल है क्या। ये आ गया db, यहां आ गया फाई, कॉम्पोनेंट कितने बने बोलो, db cos फाई, यहां पे क्या बना db sin फाई। समझ में आ रहा है क्या, db cos फाई db, मुझे साफ दिखाई दे रहा है db की वैल्यू ये रही बेटा। मैं लिख रहा हूं हेयर टू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेयर टू कंपोनेंट्स ऑफ db आर कौन कौन सा है बेटा, db sin फाई और db cos फाई। डायरेक्शन लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन आप मेंशन दोनों में कर सकते हो, ठीक है, मेंशन कर सकते हो। हमने कहा चलो ठीक है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सब इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे इसको। लेकिन ध्यान लगाओ, इंटीग्रेट करते करते जिस वक्त मैं यहां पे आकर खड़ा होऊंगा, डीएल वाला एलिमेंट, पहले डीएल यहां था ना बेटे, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना आगे चलना, ऐड करना आगे चलना, जब ऐड करते 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 आगे चलूंगा, यहां पहुंचूंगा, तो यहां पे डीबी ऐसे बनेगा, बोलो ऐसे बोलो, हाँ तो बनेगा डीबी कॉस फाई, यहां पे डीबी, तो डीबी कॉस फाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, डीबी साइन फाई क्या होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हेयर डीबी कॉस फाई कॉम्पोनेंट, डीबी कॉस फाई कॉम्पोनेंट विल बी कैंसल्ड आउट, वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। देयरफॉर जो नेट आएगा, यानी कि जो डीबी नेट आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ डीबी साइन फाई, बस इनका इसी को ऐड करके डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर दूं, बोलो तो, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ है डीबी का, कहाँ है डीबी कॉस फाई का इंटीग्रेशन रहा था पूरा, डीबी कॉस फाई या साइन फाई, ओके डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन, डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके 2 पाई आर तक, समझ में आ रहा है, डीबी से लेके 0 से लेके 2 पाई आर तक। देयरफॉर बी नेट कितना आ गया, कितना आ गया बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू कितनी है, ये रही सर, कितनी है बोलो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर साइन फाई 0 से लेके 2 पाई आर। कुछ कॉमन निकलता है, कांस्टेंट बाहर निकलता है क्या, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा कांस्टेंट बाहर निकलेगा, आई बाहर निकलेगा, आर बाहर निकलेगा, साइन फाई भी कांस्टेंट बाहर निकलेगा, बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, साइन फाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल आ जाएगा, सीधा डाल दूं वैल्यू, 2 पाई आर आने वाली है इसकी वैल्यू, बोलो 2 पाई आर, सही है क्या। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, बाद में डाल देंगे ना, अभी तो ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। चलो तो बी की वैल्यू कितने आ गई, बी नेट लिख दूं उसको, बी नेट है ना, तो बी नेट कितना आ गया, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, बी नेट, बी नेट बोलो बे, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, एक आर से आर भी कट जाएगा, 2 पाई तो कट ही गया, तो 2 आर बच गया, कहां पे बेटा, यहां पे बेटा, अच्छा तो कैपिटल आर होगा, हाँ यहां पे जो रेडियस है, दोबारा सुन लो, या रेडियस कैपिटल आर था ना, तो यहां पे हमने गलती कर दी है, यहाँ कितना होगा 2 पाई कैपिटल आर होगा, ठीक है ना बेटा, अभी सही है। तो 2 से आपने 2 काट दिया, तो पाई से पाई कट दिया, तो सिर्फ हमें क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन में कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, आई बचा, यहाँ क्या बचा, साइन फाई बचा, और क्या बचा है, कैपिटल आर। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, साइन फाई की वैल्यू डाल देते हैं और आर की वैल्यू डाल देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू ट्राइंगल उठा लो, साइन फाई कितना होगा, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, तो परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल आर है, बोलो सही है क्या। तो डाल देते हैं वैल्यू, बी नॉट कितना आ गया, बी नॉट आ गया म्यू नॉट आई साइन फाई की वैल्यू, आर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2r क्यू हो गया, सही है क्या।
तो फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया। बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ है, ये रही सर, कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। सही है क्या? हो सकता है वो वाला मैथमेटिक्स जो तुम्हें मैंने क्लास में कराया वो थोड़ा बहुत अलग हो गया हो, क्योंकि मुझे ऐसा जिस उस लड़के ने टोका तो मुझे याद आया कि मैंने शायद क्लास में साइन 5 पहले पुट करवा दिया था, है ना, उससे क्या है तो फर्क पड़ता होगा, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस कर लेते हैं बच्चों। हाँ बेटा, मान लीजिए आपका x 0 हो जाए, x की वैल्यू कितनी हो जाए तो आपके x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप सेंटर पे हो जाओगे, यानी एट दी सेंटर। बोलो बेटा, एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर, ये तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा आर क्यूब, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, तो ये सेम वही आ जाएगा विच इज एट द सेंटर। तो वो डेरिवेशन एक्सक्लूसिवली करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में वही पूछ लीजिए तो अलग बात है, वरना उस डेरिवेशन से प्रूफ किया जा सकता है। समझ में आता है क्या? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे दिखाओ, अगर बनाओ या फिर मैग्नीट्यूड की वेरिएशन की बात करो, तो हाउ विल दे वेरी। तो अगर हम सेंटर पे हैं, ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये ऐसे है। तो अगर मान लीजिए मैं सेंटर पे हूँ, मेरी एक्स की वैल्यू 0 है, बोलो यार, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 तो मैं सेंटर पे हूँ, तो अगर मैं इधर साइड ऐसे बढ़ना शुरू करूंगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा ही होती है, तो ऑन इधर साइड व्हेन वी गो अवे फ्रॉम दी सेंटर, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी चाहे यहाँ जाऊँ चाहे इस तरह जाऊँ, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज होगी। यानी हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो मैग्नेटिक फील्ड का बनाया है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लो। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों आप याद रखोगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ध्यान लगाएंगे। मान लो हमारे पास एक लूप है ऐसा, ठीक है, ऐसा लूप है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। सही है क्या? लेकिन जैसे जैसे मैं पेरिफेरी के पास पहुंचूंगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, और इवन यहाँ ऐसे घूम जाएंगे। याद रहेगा? आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। ओके, यहाँ पे एक चीज और सीखनी है हमें मान लीजिए हमारे लूप में करंट पास कर रहा है, करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। मान लीजिए हमारे लूप में करंट पास कर रहा है, ये हमारे पास लूप है, इसमें क्या पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं। तो जब करंट पास कराते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जब करंट ऐसे पास करेगा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है ये, क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे करंट बताओ, करंट क्या क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? तो जब भी करंट ऐसे पास करेगा, हमारा जो लूप है इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और जब भी करंट ऐसे गलत बना दिया, गलत है ना, इट बिहेव लाइक अ साउथ पोल, साउथ एस बन रहा है। और अगर ऐसे करंट पास करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ, तो जब भी आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा लूप में, कैसा करंट, क्लॉकवाइज, तो इट बिहेव्स एज अ साउथ पोल, इट बिहेव्स एज साउथ पोल। तो ध्यान रखना, जब भी किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट पास करने लगे तो वो लूप कैसा बिहेव करता है बच्चों, साउथ पोल की तरह। और अगर हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज पास करे तो उस केस में इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर मैं एक ही लूप को देखूं मेरी तरफ से और आप देखो अपनी तरफ से, जैसे मैंने बोला एक करंट बताओ, एक क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं,
एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ से है, क्योंकि ये तो मेरी तरफ से क्या है, यानी जब भी कोई लूप में आप साउथ देख रहे हो तो उसके पीछे कौन है एक्चुअल में, नॉर्थ है। अगर आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कौन है, यानी कि जो भी लूप है उसमें जब करंट पास कराते हैं तो उसके अंदर साउथ पोल भी बनता है और नॉर्थ पोल भी बनता है, और जब दो पोल्स बन गए तो वो डाइपोल बन गया, और चूंकि वो करंट की वजह से है इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेटिक। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, और क्या, कि जब भी हमारे किसी लूप में करंट पास कर रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे पास कर रहा है, बोर्ड जरा बोर्ड ध्यान पे देखना बेटा, जब भी करंट ऐसे पास कर रहा है ये साइड हमेशा आउटसाइड ध्यान रखना, आप हमेशा यहां से देखते हो खड़े होके, ठीक है। तो करंट जो है अगर आप देखो नीचे वाले लूप में, ये वाली साइड बाहर होती है ना, तो नीचे वाले लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, सही है। तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां है, इधर बनेगी, सही है क्या नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बनेगी। चलो खैर, जब मैं यहां से देख रहा हूं तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, बोलो, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ से नॉर्थ होती है, इनसाइड, सही भी बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक पैरामीटर और होता है बच्चों, उसका नाम होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम बोल रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। उसका सिंबल याद करो, P हुआ करता था, इसका सिंबल स्मॉल m मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इसका फॉर्मूला होता है I इंटू A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NIA हो जाएगा, I इंटू A क्या है, एरिया वेक्टर। पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हाँ, डायरेक्शन कहां से कहां है, कहां से का डायरेक्शन है बेटा, अगर मैं बनाऊंगा तो डायरेक्शन बनेंगे कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, लिख देता हूं, कहां से कहां आएगा, साउथ से नॉर्थ, सही है क्या। अगर एक ही टर्न है तो फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू A। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी, कहां से कहां होगा, साउथ से नॉर्थ। डायपोल क्लियर है, करंट करेंगे लूप क्लियर है, बोलो। इसके बाद एक थर्ड एप्लीकेशन और है जिसका रिजल्ट मुझे याद करना है, एक थर्ड एप्लीकेशन और है जिसका रिजल्ट मुझे याद करना है, करवाऊं, कुछ नोट करना है, कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, यहां पे छोटा सा एलिमेंट है, मान लीजिए DL, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने D, यहां से जनरल डिस्टेंस मैंने बोल दिया R, यहां और यहां के डिस्टेंसेस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट हाँ डिस्टेंसेस की जगह एंगल की टर्म्स में लिखना ज्यादा बेहतर है, तो वो हो जाएगा एंगल φ1, ये हो जाएगा एंगल φ2। जस्ट इमेजिन ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर हो, कैसा हो, इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, तो ये जो लाइन है यहाँ पे इसे इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो φ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा यहां से भी ये इन्फिनिटी पे है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा मान लो सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक पॉइंट नोन होता है, बिल्कुल सामने ही होता है, तो अगर मान लीजिए यहां से नोन पॉइंट और यहां से इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, तो φ1 कितना हो जाएगा 0 और φ2 हो जाएगा कितना 90। तो डिपेंड करता है कि हमारा केस क्या है, लेकिन अगर यही एज इट इज केस है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको याद कर लीजिए सारे बच्चे, म्यू0 I अपॉन में 4 पाई डी, वेयर डी इज व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point of observation from a straight conductor, multiply by कितना, multiply by sin φ1 plus sin φ2। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमारा जो φ1 है और जो हमारा φ2 है वो 90 डिग्री हो जाएगा। sin 91 होता है, sin 91 होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से एक 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो b कितना आ जाएगा म्यू0 I अपॉन में 2 पाई डी। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा हो तो 90% केस में तो वो इनफाइनाइट ही होगा, जब लेंथ हमें नहीं बताई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू0 I अपॉन में 2 पाई डी। और अगर कभी गलती से अगर आपको सेमी इनफाइनाइट दिखाई दे गया तो एक बार φ1 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री,
और phi t की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। आपको बहुत ज्यादा इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं आगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगला टॉपिक, इसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है? नहीं? टॉपिक है बच्चों एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कोई मुझे बता सकता है आपने बायोट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल किस लिए किया? आपने बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और उसको यूज करते करते आपने सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी भी थी जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में बायोट-सैवर्ट नाकाम रहे, इसीलिए एक रूल बना एम्पियर सर्किटल लॉ। यह भी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया। मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज अ इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। नाउ यू पीपल नो कि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है अगर ये, और मान लीजिए आर डिस्टेंस दूरी पे हमें बोला गया कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई आर, डी की जगह आर हो जाएगा बस। तो हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पता है। अच्छा, मैं लिख देता हूं, इसको पॉइंट पी बोल देता हूं। यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये पॉइंट है याद रखने वाला। अच्छा, आप एम्पियर सर्किटल लॉ के मेरे साथ साथ याद करोगे। एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली डील करता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल को। हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ एक्चुअल में मैग्नेटिक का गॉस लॉ है। जैसे उधर गॉस लॉ था ना, वैसे यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ है। कोई गॉस लॉ बता सकता है मुझे अभी क्लास में? रामखोर, सरफेस इंटीग्रल। हाँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। याद है? इसी प्रकार से बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। कौन सा करंट, कैसा करंट भी बात करेंगे, बट फिलहाल स्टेटमेंट याद करो। पढ़ो कैसे? लाइन इंटीग्रल ऑफ, बोलो जी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बोलो, लाइन इंटीग्रल ऑफ is equal to what? Is equal to mu naught times total current which is coming out on the loop, which is coming। तो हमने कहा मान लो एक लूप है, ये मान लीजिए हमने एक लूप बनाया। अच्छा, ये लूप भी ना किसी प्लेन के अंदर है, जैसे कि मान लीजिए एक वायर जा रही है, तो इसकी तरफ ऐसे एक लूप बना लिया, समझ रहे हो? एक लूप बना दिया। इस लूप का रेडियस कितना है बच्चों? इस लूप का रेडियस है आर। लूप का रेडियस आर। अच्छा, इसमें कितना करंट पास कर रहा है? तो आई करंट ही पास कर रहा है। अच्छा, अगर दो करंट होते तो I1 प्लस I2 कर देता, तीन होते तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देता। अच्छा, एक करंट ऊपर से आ रहा होता तो I1 प्लस I2 माइनस I3, बिकॉज यू नीड टू सी द करंट विच इज थ्रेडिंग आउट। थ्रेडिंग आउट का मतलब जो बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है। तो जैसे I1 यहां से जा रहा है तो I1 लिख दिया बस, I1 और I2 ऊपर जा रहे हैं, I1 प्लस I2 लिख दिया। I1 ऊपर से आ रहा है, I2 अंदर आ रहा है, I1 माइनस I3 लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो B का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में ये होता है, ये हमें मालूम है। खैर, अभी अपन एक काम करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ से चलते हैं। सिंस लाइन इंटीग्रल, बोलो क्या बोल रहा हूं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड खोलो, कितना आएगा? आएगा इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl। नाउ दिस dl इज नथिंग बट it is a small element which is drawn on the loop which is made here। जैसे हमारे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पिरियन लूप बनाते हैं।
अगर आपको ये स्क्वायर शीट देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना याद रखना कि यहां पे एक लूप है, ये लूप है। इस लूप पे हम यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट बना लेते हैं। ये लूप मैंने छोटा सा एलिमेंट बना लिया यहां पे डीएल। मुझे मालूम है ये कौन सा लूप है, ये है एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप है बच्चों, ये बच्चों ऐसा ही है जैसा गॉसियन सरफेस हुआ करता था। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस लगाते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पिरियन लूप लगाते हैं। जैसे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुआ करता था, एम्पिरियन लूप के हर एक पॉइंट पे बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कहां पे, एट एवरी पॉइंट। एट, बात समझ में आ रही है मेरी, एट एवरी पॉइंट। तो जो एम्पीरियन लूप है उसका फॉर्मूला, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? तो मुझे पता है सर, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। तो देखो करंट अगर ऐसे गया, करंट अगर ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा, यानी इसमें भी अंदर की तरफ बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। तो हमारा जो बेटा बी है वो भी अंदर की तरफ है, डीएल है वो भी अंदर की तरफ है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 0। cos 0 कितना होता है सर? 1 होता है। बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। सर बी बाहर क्यों आ गया? बिकॉज एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। नाउ मुझे पता है बीएसएल यानी बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अगर आप छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, दिस बिकम्स 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई कट के कितना आ गया? म्यू नॉट आई। अब टेक्निकली देखो तो व्हाट इज दिस आई? विद टोटल करंट व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द लूप। तो प्रूफ हो गया ना क्या, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट व्हिच इज थ्रेडिंग आउट, व्हिच इज थ्रेडिंग आउट। तो मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times total current threading out, total current threading out the Amperian loop, threading out the Amperian loop। अच्छा मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास एक एम्पीरियन लूप है, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए एम्पीरियन लूप है और इसमें से ऐसे हमने 3 बार पास करा दी, I1 बाहर निकल रहा है, I2 बाहर निकल रहा है और I3 अंदर आ रहा है। तो बोलो एम्पियर सर्किट लॉ कैसे होगा? B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2। एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर है क्या? छोड़ दूं आगे चलूं? जी कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा। जो बायोट-सावर्ट लॉ नहीं कर पाया वो एम्पियर सर्किट लॉ कर रहा है। जैसे एम्पियर सर्किट लॉ इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है, इसकी सोलेनोइड की, इंडक्टर की, जो कि बायोट-सावर्ट लॉ नहीं निकाल पाया। अब बायोट-सावर्ट लॉ नहीं कर पाया इसलिए एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, अब हम एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन आ रही है पहली, निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड यूजिंग क्या? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सही है क्या? अब ये आपके पास सोलेनोइड है, सही है, इस सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसमें करंट I पास कर रहा है, इसकी लेंथ कैपिटल L है, मुझे नहीं पता लेंथ कितनी, बट इसकी कुछ लेंथ है। हमने बोला यार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो सबसे पहले अगर मुझे एम्पीरियन सर्किटल लॉ यूज करना है तो मुझे एम्पीरियन लूप बनाना है। तो लूप कहां बनाऊं? तो हमने कहा एक काम करो, पहले ना कॉइल को बीच में से ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। तो जैसे ही बीच में से ऐसे काटूंगा ऐसे नहीं बच जाएगी कुछ कॉन्फ़िगरेशन, बोलो। तो कहते उसे ड्रॉ कर दो। तो ये जो सोलेनोइड है कटने के बाद बीच में से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके से,
आप फील कर पा रहे हो? ये ऐसे है, जिसमें से अगर करंट बाहर निकल रहा होगा तो डॉट नजर आएगा आपको, और करंट अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस नजर आएगा। तो यहां पे सारे डॉट 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 सही है, और नीचे सारे क्रॉस 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 क्रॉस। समझ में नहीं आया सर क्या बोले? आया क्या? इस सोलेनॉइड को क्या कर दिया है? काट दिया है। ऐसे बच गई है, ऐसे अब काट नहीं सकता, दिखे पा रहे हैं ना, तो ऐसा बचा, बाहर निकलता हुआ नीचे जाता हुआ अंदर क्रॉस बना दिया। सही है, हमने कहा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अच्छा, इसके जो हर डॉट है, या जो हर डॉट है ये वाला, इसमें से कितना करंट आ रहा है? आई 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 आई, बोलो ना यार, इसमें कितना करंट जा रहा है? सब में आई आई आई, समय आई करंट जा रहा है। सही है क्या? हमने बोला यहाँ पे एम्पीरियन लूप ले लो, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ले रहा हूं मैं ऐसे, एम्पीरियन का नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। कहता वो एम्पीरियन लूप आपने सर्कुलर क्यों नहीं लिया? हर प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन का एम्पीरियन लूप अलग होगा, जैसे हर तरीके का गॉसियन सरफेस अलग अलग था, एम्पीरियन लूप भी अलग अलग होता है, तो एम्पीरियन लूप ऐसा ले लिया। इस एम्पीरियन लूप का लेंथ हमने ले लिया, इस एम्पीरियन लूप का। सही है, बता बेटा इस एम्पीरियन लूप में कितना करंट बाहर निकल रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टन्स बाहर आ रहे हैं, हर में से करंट आई बाहर आ रहा है। कितना करंट हो गया? 5 आई। लेकिन ये तो मैंने बनाया है ना, एक्चुअल में तो बहुत सारे हैं, है ना, तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे नंबर ऑफ टर्न्स गिनूंगा? नहीं, हम निकाल लेंगे। हम बोलेंगे कि एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो n का फॉर्मूला हो गया n बाय l। बोलो सही है कि नहीं? तो l लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए? Therefore, total number of turns in a length L कितने हो जाएंगे? हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू। सही है क्या? अब हर लूप में से कितना करंट आ रहा है? तो इतने टर्न में कितना करंट आएगा? तो therefore मैं लिख देता हूं सेंस करंट थ्रू ईच लूप, करंट थ्रू ईच लूप कितना होगा? करंट थ्रू लूप इज आई, therefore total current threading out, total current threading out of एम्पीरियन लूप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कैपिटल N इंटू आई, यानी कि NL इंटू आई। समझ में नहीं आ रहा सर कुछ? पक्का? कर लो ठीक हो? पक्का? कैसे किया बताओ? What is capital N stands for? What is capital N stands for? What is small n stands for? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे NL इंटू आई आ गया। सही है क्या? अभी हम लोग खोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू, गाइस ये हरा हरा क्या बनाया मैंने? ये एम्पीरियन लूप है ये, ठीक है, एम्पीरियन लूप। हाँ बेटा बताओ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट आई टोटल। भैया आई टोटल तो मैंने पहले निकाल लिया, बोलो यार आई टोटल की वैल्यू कितनी है? एन एल इंटू आई। चलो बी डॉट एल, यहां पे क्लोज इंटीग्रल लगा रखा है। जैसे वहां पे क्लोज सरफेस हुआ करता था तो वहां अलग अलग सरफेस के लिए तोड़ते थे, तो यहां पे तोड़ेंगे ए बी के लिए अलग, बी सी के लिए अलग, सी मतलब इन सब के लिए एम्पीरियन लूप अलग अलग लगेगा। यानी कि इंटीग्रल क्लोज तोड़ दिया, बी डॉट डी एल कर दिया ए से लेके बी तक, इंटीग्रल बी डॉट डी एल कर दिया बी से लेके सी तक, इंटीग्रल बी डॉट डी एल कर दिया सी से लेके डी तक, फिर इंटीग्रल बी डॉट डी एल कर दिया डी से लेके ए तक, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? म्यू नॉट इंटू आई टोटल के बराबर। सही है। ये क्लोज हटाते हैं जब, तो हर के लिए अलग अलग लिख देते हैं। अब सबसे पहली बात कि सोलोनाइड के जस्ट आउटसाइड, यानी कि जस्ट आउटसाइड यहां हर जगह, जस्ट आउटसाइड नीचे ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जब यहां मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होने वाला है तो CD वाला तो पूरा पूरा पैटर्न ही उड़ जाएगा। बोलो, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही, फ्रैक्शन ही उड़ जाएगा। अच्छा, यहां पे देखना जरा, यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट है DL ऊपर की तरफ बनेगा, यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट है DL वो ऐसे बनेगा, यहां पे जो स्मॉल एलिमेंट है DL, एम्पीरियन लूप पे DL बनाते थे ना बच्चों, वो बना रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मैं यहां पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ऐसे बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पिंकी रंग की, दिख रही है क्या? कितना मस्त रंग है ना भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं ऐसे, तो DL ऐसे है, इसका इस वाले का DL ऐसे है। अच्छा, अगर मैं A और B को छोड़ के BC और DA की बात करूं, BC और DA, तो इनके लिए B इधर है, DL इधर है, इसके लिए B इधर है, DL नीचे है, यानी कि यहां पे थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 90। यहां थीटा कितना आएगा बच्चों? 90। cos 90 खुलेगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो BDL cos थीटा होगा। cos 90 कितना होता है? ये भी खत्म हो जाएंगे क्या? यानी बचेगा कौन? इंटीग्रेशन B डॉट DL म्यू नॉट I टोटल। सही है क्या? अब डॉट प्रोडक्ट खोला तो कितना आएगा? cos, डॉट प्रोडक्ट खोला तो कितना आएगा? cos थीटा, और थीटा की जगह पे cos जीरो लगा दिया, क्यों? बिकॉज DL इधर बना रखा है और B भी इधर बना रखा है। बोलो तो सही यार, B कांस्टेंट बाहर आ गया। B कांस्टेंट क्यों है बेटा? है? तूने ऐसा क्या किया? अंदर तेरी तो कांस्टेंट होगी। एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, या फिर बोलो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट होती है। एंड पे कांस्टेंट नहीं होती, सेंटर पे कांस्टेंट होती है। ठीक है ना? तो ऐसे मत बोलना कि सबको पता है, तुझे भी एग्जाम में पता कराना है कि नहीं तुझे तो पता होगा, तू पेपर चेक कर तो कितना नहीं पता, कहता अपने आप देख ले, मुझे नहीं पता। गाइस, I टोटल की वैल्यू बताओ, I टोटल की वैल्यू NL इंटू I, NL इंटू I। DL को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा L आ जाएगा, लेकिन कहां से कहां? A से B का L, वो कितना? स्मॉल l दे रखा है, कितना हो गया? B इंटू स्मॉल l इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NL इंटू I। L से L लग गए तुम्हारे, है ना? तो B कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, where small n represents what? Small n represents number of turns per unit length. Therefore we can say that magnetic field is equals to mu naught NI by L. This is the magnetic field. सही है कि नहीं? ये हमारी डेरिवेशन किसके लिए करी है बेटा? सोलेनोइड के लिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सोलेनोइड की जगह अगर मैं टोराइड बना दूं। साहब ये क्या होता है? ये सोलेनोइड है बच्चों, ये सोलेनोइड है, बट ऐसे अगर मैं इसका गोला बना दूं, ऐसे सर्कल बना दूं, ये दिख रहा है क्या? तो ये क्या बन गया? टोराइड बन गया। अगर मैं टोराइड की बात करूं तो सोलेनोइड जैसा ही तो है ये भी, बट वहां पे L था, यहां पे 2πr है, सब कुछ सेम है। तो क्या सर इसका डेरिवेशन ऐसे ही होगा? हाँ ऐसे ही होगा। मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूं आप लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। तो टोराइड सबसे पहले अगर एग्जाम में कभी आ गई तो सुंदर टोराइड कैसे बनाई जाएगी? सुंदर टोराइड बनाने के लिए आप कभी भी देखो, सोलेनोइड ऐसे बनाते हो आप लोग, तो कुछ बच्चे टोराइड ऐसे बना देते हैं, तो फूल गोभी लगती है ये। तो ऐसे कभी नहीं बनानी है आपको टोराइड। आपको ये दो सर्कल बनाने कॉन्सेंट्रिक, और उनके ऊपर ऐसे लूप्स दिखा देने हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग और ड्रॉइंग दी टोराइड। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करंट यहां से गया, करंट यहां से उतर गया, टोराइड बन गई। अब ध्यान लगाएंगे, सोलेनोइड के जस्ट आउटसाइड यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था? जीरो था। अच्छा, इसके अंदर हर जगह म्यू नॉट NI है। ठीक है, अगर मैं सोलेनोइड को ऐसे घुमा दूं ऐसे, सही है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये तो वही आउटसाइड सोलेनोइड वाला पॉइंट हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अभी भी 0, यानी इन केस ऑफ टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड डू एग्जिस्ट बट ओनली इन द कोर ऑफ टोराइड। बट कहां एग्जिस्ट करती है? ओनली। तो मैं 3 पॉइंट मार्क कर देता हूं, A B, नहीं A नहीं बोलता, P बोल देता हूं, P ये बोल देता हूं Q, और ये बोल देता हूं R। मैं लिख देता हूं
at point P and R, magnetic fields are zero. सही है क्या? यानी कि BP and BQ equals to BP और BQ and क्या कर दिया BR, हाँ I'm sorry, BQ and BR is equal to 0. That is magnetic field exist only, बोलो बे, only in the core of toroid. देखो अगली बार मैंने बोला तुमने नहीं बोला, मैं क्लास से बाहर चला जाऊंगा, तुम्हें तो निकाल नहीं सकता, तो मैं चला जाऊंगा बाहर, ठीक है? फिर तुम कराते रहना अपनी। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या करूं इस पॉइंट पे? एम्पिरिकल लूप बना दो। अच्छा गाइज, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट एग्जाम में आएगा तो लिखना कि ड्राइंग एन एम्पिरिकल लूप ऑफ ए बी सी डी ऑफ लेंथ एल सच दैट, डायग्राम में दिखा दिया। यहाँ पे भी एम्पिरिकल लूप बना रहा हूं, तो कंसीडरिंग एन एम्पिरिकल लूप ऑफ रेडियस आर, एक्चुअल में जो आर होगा, जो रेडियस है, वो आर आई से तो ज्यादा होगा और आर ओ से कम होगा। भैया ये जो हमारा यहां से लेके यहां तक का रेडियस है, उसे हम बोलते हैं आर आई, और यहां से हम बोल देते हैं आर ओ। यानी हम जो एम्पिरिकल लूप ले रहे हैं वो कहां ले रहे हैं? कोर के अंदर, समझ रहे हो क्या? कोर के अंदर हम यहां एम्पिरिकल लूप ले रहे हैं, और ये मेरा एक, आप देख रहे हो, एम्पिरिकल लूप बन गया। सही है क्या? एम्पिरिकल लूप सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर-सर्किटल लॉ, B डॉट dl इज इक्वल्स टू B डॉट dl कितना होगा? इंटीग्रल B dl हो जाएगा। बोलो सही है क्या? अच्छा, मैं छोटा, इसके हर जगह अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसे ऐसे होगा, dl भी उधर ही होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया, इंटीग्रेशन B dl आ गया। लेकिन अगर मैं छोटा सा एलिमेंट बाबू इस पे लूं, dl एलिमेंट है ना, dl इस पे लिया होता मैंने, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या निकलेगा? 0 से लेके, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? बोलो सही है क्या? अच्छा, एज म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैं निकाल रहा हूं म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल। आई टोटल का नाम टोटल करंट, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे? एन एल नंबर ऑफ टर्न्स थे, बोलो तो सही यार, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? आई। ये मेरी क्वेश्चन नंबर होगी 2। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, आई एम सो सॉरी, अकॉर्डिंग टू एम्पियर-सर्किटल लॉ क्या बनेगा? बोलो, इंटीग्रल B डॉट dl किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट आई टोटल के बराबर आ गया। बको सॉरी, बोलो कितना हुआ? B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई इंटू एल। कहां से आ गया? अच्छा सुनो, इसको हम कैपिटल एन लिख लेते हैं इस बार, क्योंकि लेंथ तो है ही ना इस बार, इसको क्या लिख लेते हैं सिंपली हम लोग? कैपिटल एन। तो ये होगा कैपिटल एन आई। सही है क्या? क्योंकि यहां पे हमारा लेंथ तो है ही नहीं ना। चलो, बी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और एन अपॉन में 2 पाई आर कितना हो गया? यानी कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। पिछली बार स्मॉल एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस बार स्मॉल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफ्रेंस। जहां पे आपने अभी भी देखा मेरे साथ कि जो आर है वो इन दोनों का एवरेज है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी? आर आई प्लस आर ओ डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक सेक्शन है हमारा, ठीक है ना? दिस इज द वन सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा सेक्शन शुरू कर रहे हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां पे। नहीं, अभी तक सब कुछ क्लियर है यहां तक जी? नहीं, इसकी डेरिवेशन भी सिलेबस में, टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों की डेरिवेशन सिलेबस में है, तो आपको डेरिवेशन करके आनी है, और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है डेरिवेशन ये। चलिए जी, तो हमने अभी तक ना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करी हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन दी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लास थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी टाइम से, चलेगा तुम लोगों को? है
क्लास है किसी की? हाँ आप चले जाओ फिर, है ना? किसी क्लास थी बताओ? जाना है किसी को? जाओ जाओ। तो उंगली क्यों कर रही है? तुझे जाना है तो फिर तू चुपचाप बैठ ना। हाँ मान लीजिए मतलब अपने आप नहीं जाना, दूसरे को दुखी करना है बस। मान लीजिए कि ऐसे ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, अलोंग विद दिस एक्सिस। अब ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? इधर ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हो, क्योंकि ये वाई भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी एक्स मेरी वाई हो सकती है। बकवास बात, बट चलो कोई नहीं। अब मान लीजिए चार्ज क्यू है बेटा, ये v वेलोसिटी से चलने लगा। कितनी वेलोसिटी चलने लगा? v वेलोसिटी से। सही है क्या? अगर ये एंगल यहां पे थीटा बनाता है यहां एंगल कितना बनाता है? थीटा बनाता है। सही है? तो इसका एक कॉम्पोनेंट बनेगा यहां पे क्या? v cos थीटा, क्या बनेगा? v sin थीटा। तो एक साहब रहे, उनका नाम था लॉरेंट्ज। उन्होंने बोला कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। सर आप मूविंग चार्ज इतना स्पेसिफिकली बोल रहे हो, यानी कि चार्ज अगर मूव नहीं किया तो फोर्स ही नहीं लगेगा। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई, उस पर फोर्स लगता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगने के लिए उस पर मोशन होना जरूरी है, वेलोसिटी होनी उसके बाद जरूरी है। तो मान लीजिए बात कर रहे थे तो फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला जो आया था यहां पे वो आया था QVB sin थीटा। द फोर्स एक्चुअली डिपेंड्स हियर ऑन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसकी डेरिवेशन में जाएं तो आप देखोगे उन्होंने बोला था कि F प्रोपोर्शनल टू Q होता है, F प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा होता है, F प्रोपोर्शनल टू B होता है। सबको कंबाइन किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो F इक्वल कितना आ गया? Q V क्रॉस B आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे लगता है सबको पता है क्लास में कि भैया वो तो V क्रॉस B होता है, यानी कि ये जो है V के परपेंडिकुलर भी होगा और ये जो है हमारे B के परपेंडिकुलर भी होगा। और बड़ा सिंपल सा रूल मैंने आपको याद करके बताया था कि इसकी डायरेक्शन निकालने का रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गाइस होता है फादर मदर चाइल्ड। तो मैं पता है मैं आपको कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, है ना? फादर मदर एंड चाइल्ड, ये रूल है, याद है? दिस इज फादर, दिस इज मदर एंड यू नो हु आर यू, चाइल्ड, है ना गाइस? ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा मान लीजिए, जैसे मैं स्पेशल केस में बात कर रहा था आप लोगों के लिए, कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जो है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रखी है और चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे चलने लगे इस तरीके से, या फिर चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे चलने लगे, या फिर चार्ज पार्टिकल क्यों है जो ऐसे चलने लगे। तीन अलग अलग केस दिखा दिए मैंने। ये जो सर्कल बनाया मैंने चार्ज दिखाए हैं ये। तो चार्ज अगर ऐसे चला तो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, एंगल कितना हो गया? 0। साइन 0 कितना होता है बेटा? 0। यानी फोर्स उस पे नहीं लगेगा। यानी कि व्हेनेवर चार्ज मूव्स पैरेलल, मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे कभी भी फोर्स नहीं लगता। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, यानी चार्ज ऐसे चलने लगे, देख रहे हो ऐसे चल रहा है, यानी कि मूव्स एंटी पैरेलल। व्हेन चार्ज मूव्स एंटी पैरेलल तो भी सर उस पे फोर्स नहीं लगता। सही है क्या? अच्छा, व्हेन मूव्स परपेंडिकुलर, व्हेन मूव्स परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर मूव करेगा यानी कि वाला केस होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90। साइन 90 कितना होता है बच्चों? तो कितना आ जाएगा? QVB। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा QVB एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्सिमम फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम फोर्स बोलेंगे। समझ में आता है आप लोगों को? तो whenever charge moves in the magnetic field, it always experiences force. If velocity becomes 0, guys, velocity becomes 0, तो force becomes 0. यानी static charge in the magnetic field does not experiences any kind of force. Force कब लगता है? हमेशा force बस तभी लगता है जब, मैं देख रहा हूं यहाँ के बच्चे सारे लिख रहे हैं, यहाँ के बच्चे खाली बैठे हैं, क्या बात है? तुम सीधा स्टोर कर रहे हो क्या? मतलब ये अच्छे लग रहे हैं बच्चे देख के कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ को समझ में आ रहा है। ये तो खाली बैठे हैं आराम से, ऐसे हाथ पे रखा रख के, कहता हाँ पढ़ा और पढ़ा, बढ़िया पढ़ा रहा है। ऐसे करा के पूरा सिलेबस खत्म करा दे बस, और ऐसी क्लासेस 4 बार लगा दे, पास होने की हमारी, ऐसा लगता है ना? चलो अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ सारे एक साथ।
मतलब मैं 100-150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ थ्योरी के सारे। चलो मैं तो करवा रहा हूँ, तुम्हें खुद भी करना है, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, ढंग से पढ़ो। मैं मानकर चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, खुद भी पढ़ो। और जो मैंने उसकी स्लाइड मिल रही है, आ रही है प्रयास की, इनकी स्लाइड्स आती हैं हर क्लास के बाद आती हैं। हाँ तो नहीं आती, कैसे नहीं आती है? कौन सी नहीं आई? न्यूमेरिकल वाली क्लास नहीं आई? अभी क्लास में जाके उनको बोलना बाहर, एकदम चढ़ जाया करो छाती पर लोगों के कि मैडम ऐसे कैसे नहीं मिली, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर ने हमारा टाइम वेस्ट करा दिया। चढ़ जाया करो राशन पानी लेके इन पे। फोर्स का फॉर्मूला क्लियर है बेटा? अब यहां से हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलना शुरू हुआ और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, या 0 एंगल पे या 180 डिग्री एंगल पे। हमें पता है उसमें फोर्स कैसे लगेंगे, लेकिन वो फोर्स लगने की वजह से उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट मूव्स इन, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे पहला मैं बोल रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो जाए तो चार्ज रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। चार्ज रिमेन्स, क्या मतलब है बच्चों इसका? कि जहां जा रहा था वहीं जाता रहेगा, जैसे यहां जा रहा था पहले, बोलो ना लगाए, थीटा का वैल्यू 0 है, ये थीटा का वैल्यू कितना है, 180 है, तो जा रहा था जाता रहेगा, जाता रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड। बट इफ थीटा इज 90 डिग्री, ये कलेश है साहब। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये बच्चों क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर गया, ऐसे, सही है, ऐसे एंटर कर गया v वेलोसिटी से, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस होगा सर इसमें होगा F इज इक्वल टू QVB साइन 90। साइन 90 होता है गाइस 1, यानी कितना आ गया QVB। फोर्स की कितनी आ गई? QVB। अब रूल बड़ा याद है, सिंपल कर लो, फादर मदर चाइल्ड, अपनी की या दूसरी की, सबसे पहले सेट करो मां को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को। सही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सही है क्या? ये क्या है? चाइल्ड, मोशन ऑफ चार्ज, चाइल्ड चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, बोलो यहां पे है, तो फोर्स कहां लगेगा? यानी कि जब ये मूव कर रहा है अंदर तो धीरे धीरे इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू होगा, इस तरफ लगेगा। सही है क्या? अब मान लीजिए घूमता 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 गया वो, और घूमता घूमता यहां पहुंच गया। जैसे ही वो यहां पहुंचा वो इधर चलने लगा। हमने कहा देखो फिर फोर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले किसे सेट किया? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बोलो हाँ, फोर्स कहां लग रहा है, सॉरी मोशन कहां हो रहा है? इधर, तो फोर्स कहां लगने लगा? इधर। यानी इस केस में फोर्स कहां लगने लगा? इधर लगने लगा। अरे बोलो तो सही यार। फिर थोड़ा घूमकर इधर आया, जैसे ही यहां पहुंचा इसका मोशन इधर होने लगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर, बोलो मोशन ऑफ चार्ज, मेरी फिंगर दिख रही है वाली, ये इधर। अबे बोलो सालो पागल हो क्या? नहीं समझ में आ रहा रोहन? हाय पागल बदतमीज डाले, बोलो यार। दीदी रिप्लाई बाद में कर लियो यार, प्लीज पढ़ ले यार। औकात में रह ले अपनी। किसने बोला था ये? किसका था ये कमेंट? किसने बोला था अभी पीछे ये? चूतिया साला। तुम्हें गाली देने का हक है मुझे? तुम किसी लड़की के ऊपर कमेंट करने से पहले अपनी बहन और मां के बारे में सोच लिया करो। ओके गाइस, वाइफ वापस, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, मोशन चार्ज, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। सही है क्या? एंड देन ऐसे, और दोबारा से ऐसे, यानी कि व्हेनेवर इट मूव्स परपेंडिकुलरली चार्ज executes सर्कुलर पाथ। चार्ज क्या एग्जीक्यूट करेगा? सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग व्हाट?
This force is providing centripetal force. This force is providing centripetal force. बच्चों ऐसा है, देखो बड़ा सिंपल सा नियम है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो यानी उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो तो कौन सा हो, तो यही है, यानी कि क्यूवी भी क्या प्रोवाइड करा रहा है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन में वी से वी काट दिया, आर का फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी अपॉन में क्यूबी, रेडियस का फॉर्मूला कितना आ गया, एम वी अपॉन में क्यूबी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच चार्ज पार्टिकल मूव्स। सही क्या? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो बोलो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, टी हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी। भाई रेडियस तो इसका आर ही है ना बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है, एम वी अपॉन में क्यूबी, तो कितना आ गया, एम वी अपॉन में क्यूबी, तो वी से वी कटे कितना आ गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी। सही है क्या? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। यहां तक कोई डाउट दिक्कत? सही है, बोलो। अब क्या किया हमने बच्चों, हमने बोला कि यार आपने इसे 0 और 180 डिग्री पे भी डाल दिया चार्ज को, परपेंडिकुलर भी डाल दिया। मान लो आप आर्बिट्री एंगल पे डाल रहे हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। गैस तुम थक गए हो क्या? अभी कितनी देर होगी क्लास हमारे को, 1.25 घंटे तो हुआ है। आज लेट शुरू हुई हमारी क्लास। कितने बजे क्लास थी हमारी? 2 बजे थी क्लास हमारी, 2:30 बजे थे। हाँ हाँ 20 मिनट लेट शुरू हुई, नहीं 10 मिनट लेट शुरू हुई। भाई तो चुप हो जा। गाइस यार आज के बाद लड़कियों को कमेंट मत करना किसी को ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब ये पता नहीं कौन बोला था, मैं मन कर रहा है मैं क्लास से चला जाऊं बाहर। औकात में रहो यार प्लीज, लड़कियों को रिकमेंड नहीं। किसने बोला था, कौन सा था पता है? नहीं बोलना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो। बदतमीजी नहीं है लड़कियों के साथ, बदतमीजी नहीं। आपका पुरुषार्थ एकदम 0 पे आ जाएगा, एकदम नल हो जाओगे आप। जिंदगी में कुछ मत कर रहा हूं, कितने भी अनसक्सेसफुल रहो, कितने भी गंदी आदतों में रहो, शराब पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन लड़कियों को ना उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए और बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, बहुत छोटी है ऑफ कोर्स, और मैं तो बड़ा सिंपल सा नियम सिखा रहा हूं उसको। स्कूल में कोई हाथ लगा दे, छोटी सी लड़ाई हो गई थी, मैं कहा पीट कर रही हो, बड़ा सिंपल सा रूल है। तो एक लड़का उसे परेशान कर रहा था, छोटा सा था, अरे पेंसिल ले ली। मैं कहा अगर तू कल पीट के नहीं आई, अगर तू उसे पीट के नहीं आई, धक्का मार के नहीं आई, मुक्का मार के नहीं आई, तो मैं तेरा पापा नहीं हूं कल से। और बच्चे तो पता नहीं इमोशनल बहुत होते हैं यार, बस तो पेला ही भाई साहब। वो तो स्कूल से फोन आया कि वो सायरा ने ना ऐसे, मैं कहा मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, आई टेक केयर। तो मैं मिलने गया, मैं कह रहा बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, यू गाइज आर फ्रेंड्स। नो मेरा मुंह देख रही है, तो बाप है तो पलट गया। लड़कियों डरा मत करो बिल्कुल भी, कोई सा बोल दे ना जबान खींच के ऐसा लपेट दो बिल्कुल उसके गले पे, पर ना तो सुनो। और प्लीज आप लोग बोलो मत यार। आप लड़कों की सबसे अच्छी चीज ही, सबसे अच्छी चीज जो दुनिया में सबको पसंद है, एक चीज वो यही है कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, औरतों की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, आपको बहुत मिलेगी। हाँ, आप लोग यारी दोस्ती में आपस में कर भी लेते होंगे, है ना? यारी दोस्ती में लड़के लड़कियां होते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, गाली दे दी, पैर खींच लिया, चोटी खींच दी, ऐसा होता है ना, दोस्तों में हो जाता है, ठीक है, आपस में, तभी तो दोस्त होते हैं। ऐसी चीजें जिसके अगर मान लीजिए मैं इसके गाले से खींच दी तो मान जाएगा कि सर मुझे जानते हैं, लेकिन अगर बाहर खड़ा हुआ कोई तुम्हें ही कर दे, तुम क्या करोगे? रेडी पड़ोगे ना कि भाई ये क्या बदतमीजी है? नहीं ऐसा नहीं लग रहा? जैसे रोहन तुम्हें आके कोई ऐसे तो तुम्हें बुरा लगेगा, दोस्त करेगा तो चलेगा। तो दोस्ती तो यही होती है कि जिन चीजों पे आमतौर पे बुरा लगना चाहिए, वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, तभी तो वो दोस्त है।
तो ऐसे कभी मत करो, ठीक है ना। चलो यार, मूड मूड चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रेजेक्ट्री पढ़ी गाइस, है ना, ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है। ट्रेजेक्ट्री में हमने दो चीजें पढ़ ली हैं चार्ज का मोशन अगर पैरेलल परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, और चार्ज का मोशन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल। चलो अभी चलते हैं आर्बिट्री एंगल, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0। तो वाले जो कुछ भी एंगल है, 20 है, 30 है, 40, 45, 60, 80 कुछ भी है, 90 नहीं है। तो ऐसे मान लो गाइस, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड ये रही बच्चों, और चार्ज पार्टिकल ऐसे है, ऐसे मूव कर रहा है, सही है। अब ये थीटा एंगल से एंटर कर गया बेटा, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा v cos थीटा, एक बनेगा v sin थीटा। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ना अपना अपना काम करेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ। भैया वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो सर्कुलर पाथ घुमाएगी ना, यानी जो sin थीटा वाला है वो क्या कहेगा, ये चक्कर मार गोल घूम, और v cos थीटा कहेगा कि नीचे चल। तो एज अ रिजल्ट वो घूमेगी भी और नीचे भी जाएगी, और जब वो घूम के नीचे जाएगी तो जो पाथ फॉलो करेगी उसको हम लोग बोलेंगे हेलिकल पाथ। यानी कि पाथ कैसा होगा बेटा इसका, हेलिकल। और हेलिकल पाथ का गाइस रेडियस होता है mv अपॉन में qb, और v जो है वो कौन से वाला आएगा, साइन थीटा वाला आएगा, बिकॉज वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो घुमा रहा है वो तो v साइन थीटा है। v cos थीटा क्या कर रहा है, उसको नीचे खिंचा रहा है। बोलो सही है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, आर का फॉर्मूला mv साइन थीटा अपॉन में qb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो था पहले ही वो भी वही रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं। और फ्रीक्वेंसी का भी बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले से था, सही है बेटा। यहां पे ना एक नया पैरामीटर और आ जाता है जिसका नाम होता है बच्चों पिच। याद है किसी को क्या, दो लूप्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिच। क्या बोलते हैं इसको। अब पिच बेसिकली है क्या, ध्यान से देखो, पिच वो डिस्टेंस है। इमेजिन करो लूप ऐसा कंप्लीट करता हुआ चल रहा है, ऐसे आया, हाँ कि नहीं भाई, हमारा वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था, तो v sin थीटा इधर, v cos थीटा इधर, तो v cos थीटा क्या करेगा, उसे नीचे ले जा रहा है, v sin थीटा उसे सर्कुलर मोशन घुमा रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी घुमा ऐसे, तो वो नीचे यहां आ गया। अच्छा, यहां से लेके ऐसे घूमने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन में qb। और अगर इस टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी से, इसके टाइम को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी v cos से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका डिस्टेंस नहीं आ जाएगा इस वाला, बोलो ना यार, डिस्टेंस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिस्टेंस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, पिच। तो पिच का फॉर्मूला आ गया 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में qb। आई होप टिल हियर इट इज ऑल क्लियर, है ना। यहां तक समझ में आ रहा तुम लोगों को। मेरे ख्याल से यहाँ रोक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला पार्ट में करा नहीं पाऊंगा आगे। आप अपनी बुकलेट जरा देखिए एक बार जरा प्लीज, बुकलेट में कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 39 तक आ गए हैं, ठीक है। इससे अगला टॉपिक कौन सा देखियो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ 2 रह गए, वैसे तो करवा ही दूं, चलो कोई नहीं। तो अपन कब मिल रहे हैं फिर, कल कितने बजे, 3 बजे, 5 नहीं, 5 तो इनकी क्लास होगी, फिर क्लास होगी कल, पहले रख लो, बताओ चलो, 3 बजे कल कितने बजे होती है, 2 to 5 होती है। सुबह रख लें, 12 बजे रख लें, अच्छा ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन हाँ तू तो वैसे भी ऑनलाइन है यार, तुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सुबह रख ले 10 बजे, नहीं तेरा तो एग्जाम है। और 3 बजे किसकी क्लास क्लैश हो रही है, 5 बजे किसकी क्लास, तेरी भी क्लास है 3 बजे, केमिस्ट्री का टेस्ट है। और 5 बजे किसकी क्लास क्लैश हो रही है 6 बजे, 7 बजे, परसों 3 घंटे आ जाए, एक साथ ही कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कल की क्लास स्किप कर देते हैं, परसों क्योंकि थ्योरी रह गई 40 मिनट के आसपास की, और 1.5 घंटे के न्यूमेरिकल, 1.5 से 1.25 घंटे के,
तो 3 घंटे की क्लास लगा लेते हैं, जितना जल्दी खत्म होगा निकल जाएंगे। आपको गाइस बाय, ऑनलाइन वाले जाओ, ठीक है ना, आपको टाइम बता देंगे।